जय हिंद एवरीवन। जो आज हम आपका टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से आप क्या समझते हो? तो जैसे आपने प्रेसिडेंट देखा होगा तो आप रिलेट करोगे किससे, कि जो हमारी करंट प्रेसिडेंट है जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बट आपको प्रेसिडेंट के बारे में तो पता है, बट इसके बारे में आपको ये नॉलेज नहीं है कि कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या इसकी वर्किंग होती है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या होता है बच्चों? प्रेसिडेंट आपका फर्स्ट सिटीज़न होता है इंडिया का। तो पूरा का पूरा इंडिया बच्चों किससे चल रहा है? एक बुक से चल रहा है। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपका पूरा का पूरा इंडिया चल रहा है, और उसी पे एक पोस्ट है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही और शी विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के कारण हमको क्या मिला है? रिपब्लिक वर्ड मिला है। तो ऐसे बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो जो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट है या फिर कंट्री है, वो कैसा है? वो इलेक्टेड है। बट अगर हम ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ब्रिटेन में क्या है बच्चों? ब्रिटेन इज अ मोनार्क। व्हाई? ब्रिटेन इज अ मोनार्क बिकॉज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ देयर कंट्री इज नॉट इलेक्टेड, है ना। तो वो कैसे आते हैं? वो हेरिडिटी वाइज आते हैं। जैसे जो क्राउन होता है, जो क्राउन पहनता है वहाँ पे, चाहे किंग हो चाहे क्वीन हो, तो वो फर्स्ट सिटीज़न होता है। तो ब्रिटेन अपने को क्या नहीं कह सकता है? ब्रिटेन अपने को ये नहीं कह सकता है कि वो रिपब्लिक है। हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो एक इलेक्शन प्रोसेस से आ रहा है, और इसका टर्म आपका 5 साल का होता है। 5 साल बाद ये रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं बच्चों अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों ये पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 का मतलब क्या है? जैसे हमारी बुक होती है और बुक में क्या चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें कोडिफाइड रहती है ना। हमें पता है चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये है, एक्सरसाइज 1 ये है, अगर इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज है तो ये इससे रिलेटेड होगी। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कोडिफाइड वे में बना हुआ है। जैसे पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है? द यूनियन के बारे में। ठीक है, अब यूनियन में ही आपका क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है। अगर यूनियन के हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक आते हैं। ठीक है, पर हम केवल प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 52 से लेके 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो क्या कहता है? वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बताता है। वो क्या बताता है बच्चों आपको? वो आपको बताता है पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, किसकी पोस्ट के बारे में बताता है? प्रेसिडेंट की। कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा, और वो किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 52 के अंदर आएगा। आर्टिकल 53 क्या बोलता है? कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके अंदर है? वो प्रेसिडेंट के अंदर है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या होगा? जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, चाहे वो चीफ, चाहे वो आपका किसका अपॉइंटमेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का हो, है ना, किसी का भी अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंट हो, तो सब में जो एसेंट होगा ना, एसेंट किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट होगा। मतलब जैसे किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो इलेक्टेड नहीं माना जाएगा। मतलब जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, ठीक है।
54 हमें किसके बारे में बताता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन टेक पार्ट करता है, क्या आप लोग टेक पार्ट करते हो क्या? तो योर आंसर विल बी नो। तो कौन टेक पार्ट करता है? टेक पार्ट करने वाले सबसे पहले तो आपके एमपी होते हैं। तो आप बोलोगे सर एमपी कौन होते हैं? जो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं या फिर रिसाइड करते हैं। एमपी आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा में रहते हैं बच्चों। दूसरे होते हैं एमएलए। एमएलए कौन होते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। आप बोलोगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है, हमने तो देखी नहीं है। तो हर स्टेट के पास अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और वहाँ पे कौन बैठता है? वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और उनके जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। तो उनको एमएलए बोलते हैं क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहे हैं ना, तो इसीलिए वो वहाँ के मेंबर हुए क्या। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन हुआ? जो आपका पार्लियामेंट में रिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, है ना। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड डायरेक्टली, वी आर गिविंग वोट इन द इलेक्शन ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, है ना। पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कौन कर रहा है? हमारे द्वारा जो अपॉइंटेड आपके एमपी हैं जिनको हमने वोट किया था, है ना, वो कर रहे हैं। हमने जिनको वोट किया था एमएलएस को, वो वोट कर रहे हैं, ठीक है। और एक और इसमें कैच है। कैच ये है, तीसरा, एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ के एमएलए टेक पार्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है बच्चों। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। लक्षद्वीप में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए वहाँ के मेंबर टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए वहाँ के मेंबर टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली में आपको चीफ मिनिस्टर मिलेगा, तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू कश्मीर में आपको चीफ मिनिस्टर मिलेगा, इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। पुदुचेरी में आपको चीफ मिनिस्टर मिलेगा, इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो मतलब यूनियन टेरिटरीज़ के वही स्टेट्स, वही टेरिटरीज़ टेक पार्ट कर रही हैं इन द इलेक्शन ऑफ योर प्रेसिडेंट, जिनके पास क्या है आपका? जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दीज आर द मेंबर्स who take part in the election of president and president is elected indirectly। इसलिए जो रियल पावर होती है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंट कैसा हेड होता है? प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड होता है। कैसा हेड होता है? नॉमिनल। रियल हेड कौन होता है? रियल हेड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे सर रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज वी आर इलेक्टिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, वी आर नॉट इलेक्टिंग योर प्रेसिडेंट, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, समझ में आई है? तो आर्टिकल 52 क्या है? 53, 54, है ना। तो यही वो बताना चाह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली डजंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं बच्चों? नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 552, और राज्यसभा के कितने होते हैं? 250 मेंबर होते हैं। इसमें से 12 मेंबर आपके नॉमिनेटेड होते हैं, तो कितने बच गए? 238 मेंबर बच गए ना। तो 238 मेंबर राज्यसभा के इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी 12 मेंबर कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता पॉलिटिक्स का, बट उन्होंने अपने फील्ड में बहुत एक्सेल किया रहता है। क्या पता वो लिटरेचर में उन्होंने बहुत एक्सेल किया है, या फिर उन्होंने अपने आर्ट में बहुत एक्सेल किया है, या फिर उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल किया है। तो अपने फील्ड के वो बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनको एज अ मतलब डिग्नेटरी या फिर उनको अवॉर्ड करने के लिए उनकी पूरी लाइफ टाइम को इनको क्या देते हैं? एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं इंडिया में। जैसे आर्मी में भी क्या होता है कि बहुत सारे
एज अ ऑनररी रैंक दे देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया है, महेंद्र सिंह धोनी को दिया है, तो उन्होंने सर्व थोड़ी किया आर्मी में, बट उन्हें ऑनररी रैंक दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ पे 12 मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो ये 12 के 12 मेंबर टेक पार्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या पता उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कि इन्हीं को अपॉइंट करेंगे, ये मेरे को वोट देंगे, तो इसलिए टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कि कौन टेक पार्ट नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे योर आंसर विल बी दैट कि -12 नॉमिनेटेड MP एंड टू बी प्रिसाइज ऑफ योर राज्यसभा। इफ आई हैव टू बी प्रिसाइज, किसके? राज्यसभा के 12 मेंबर टेक पार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यही बात है। अब इलेक्शन का मैनर हो रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो कैसे होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन? एक बैलेट बॉक्स रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में या फिर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में एक क्या रहता है, एक EVM रहता है। एक क्या रहता है? एक EVM रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो वो इलेक्ट्रिकली चलती है। बट इन द इलेक्शन ऑफ योर प्रेसिडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम है ना, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखें, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके MLA को हम अपॉइंट कर रहे हैं या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम आपके एक MP को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लाखों में वोट पड़ते हैं। सो इट कांट बी हेल्प आउट कि इतने सारे के सारे वोट कैलकुलेट कर पाए, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी वजह से उन्होंने EVM बना दिया। अब क्या होता है कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 800 हैं, इट कैन बी काउंटेड ईजिली, तो उन्होंने एक बैलेट बना दिया। बैलेट मतलब एक बॉक्स रहता है और उस बॉक्स में वो क्या करते हैं, मतलब उन पे एक पेपर रहता है, उस पे वो स्टैंप लगाते हैं कि मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ और फोल्ड करके डाल देते हैं। तो इस तरीके से होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन। ठीक है, क्लियर? ये सारी चीज़ें, ये इनके वोट हैं कैलकुलेट करने के लिए कि अगर एक MLA वोट देगा तो उसका वोट कितने के इक्विवेलेंट रहेगा, एक MP देगा तो कितने के इक्विवेलेंट रहेगा, इलेक्टोरल कोटा कितना रहेगा। इलेक्टोरल कोटा का मतलब कि किसको हम इलेक्टेड मानेंगे, किसको हम इलेक्टेड मानेंगे? जिसका 50% + 1 मिल जाए उसको ही तो मानेंगे। 50%, जैसे मान लो 100 का 50% कितना हो गया? 50, और उसमें से अगर एक ज़्यादा उसको मिल गया तो ही विल बी इलेक्टेड बिकॉज द अदर वन इज गेटिंग ओनली योर 49। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने किसके बारे में बात किया? प्रेसिडेंट के बारे में। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो 5 साल होता है। ठीक है, आर्टिकल 56 क्या बोलता है? द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ योर प्रेसिडेंट विल बी 5 years ओनली, एंड उसके बीच में भी वो रिज़ाइन कर सकता है। बट वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा? तो ही और शी हैज़ टू सबमिट द रेजिग्नेशन टू योर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को वो सबमिट करके रिज़ाइन कर सकता है। कितने बार इलेक्ट हो सकता है आपका प्रेसिडेंट? तो आप क्या बोलोगे? n number of times. But in the American Constitution, the President of America is elected only for 2 times. ठीक है, 2 से ज़्यादा बार नहीं होता। But according to the Indian Constitution, you can elect a president n number of times. ठीक है ना, तो n number of times आप elect कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या चाहिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए? तो सबसे पहला क्या चाहिए कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। वो क्या होना चाहिए? सिटीज़न। ठीक है, और n नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। क्वालिफिकेशन, सिटीज़न 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए उसने। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? मान लो उसका वो किसी कंपनी का CEO नहीं होना चाहिए, चेयरमैन नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए जो उसको पैसा दे रहा है, फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। बट एक्सेप्शन क्या है? अगर वो गवर्नर बनेगा तो ही और शी मे बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ योर प्रेसिडेंट, है ना। किसी कहीं का गवर्नर होगा, कहीं का मिनिस्टर होगा, कहीं का MLA होगा, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में नहीं आता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में कौन आता है? जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है,
तो जो भी ऐसा है वो प्रेसिडेंट का फॉर्म नहीं भर सकता। जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं, वी हैव टू बी एलिजिबल फॉर दैट एग्ज़ाम ओनली ना, तो यही रीज़न है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहता। क्या नहीं रहता, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहता। अगर मैं आपको पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट कंपोजेस ऑफ 3 बॉडी, पार्लियामेंट 3 बॉडी कंपोज करती है। एक आपका लोकसभा रहता है, एक आपका राज्यसभा रहता है और एक आपका क्या रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों आपके अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे मान लो कोई भी बिल आएगा और बिल से वो क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। मान लो बिल आया है, किसके ऊपर बिल आया है, एजुकेशन के ऊपर, है ना, और एजुकेशन के ऊपर क्या बिल आया कि अब 11th-12th नहीं होगी, अब केवल 10th के बाद सीधा आप कहाँ जा सकते हो, ग्रेजुएशन में जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे लॉज कौन बनाता है, ये सारे के सारे लॉज बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये लॉज लेके आएगा, उसके बाद सीधा के सीधा ये कहाँ जाएगा, ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा के अगर मेंबरों ने पास कर दिया इसको तो पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट इसमें साइन नहीं करेगा ये एक्ट नहीं बनेगा, और जब तक ये एक्ट नहीं बनेगा तब तक ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ द बिल हैज़ टू बी पास बाय 3 members and the assent of your president is mandatory। ठीक है, उसके बाद और कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ये मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो हाउस का मेंबर होगा तो वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट अलग ही है। ठीक है, अलग ही बॉडी है। उसके बाद entitled to emoluments and allowance as may be determined by the parliament। ठीक है, तो उसको सैलरी मिलेगी, अलाउंस मिलेगा, बंगला मिलेगी,